तो अब हम पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जैसा मैंने आपको बताया, स्टैटिस्टिक्स में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल डाटास कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसमें से हम कुछ आउटकम्स या फाइंडिंग्स निकालते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बताऊँगी कि जैसे मान लीजिए हमने जनसंख्या निकालने के लिए लोगों के डाटास इकट्ठे किए, तो हम हर पर्सन के इंडिविजुअल पर्सन के पास जाएंगे, उसके क्या क्वालिफ़िकेशन है, उसके घर में कितने मेंबर्स हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, क्या उसका एजुकेशन है, उसके घर में बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, किस एरिया में वो रहता है, ये सारी जानकारी हम इकट्ठा करेंगे। और जब ऐसी जानकारी सारे पूरे लोगों से इकट्ठी की जाती है तो हमारे पास एक बहुत बड़ा डाटा बैंक इकट्ठा हो जाता है। जब हम उसको प्रॉपर वे में कैटेगराइज करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको प्रॉपर टेबुलेशन करते हैं, तो इन सब से हमारे कुछ आउटकम्स या फाइंडिंग्स निकल के आती हैं जो हमारे लिए या हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स का। तो पहला, इट इज़ यूज्ड इन इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी गवर्नमेंट जो भी प्लानिंग करती है, इकोनॉमिक प्लानिंग करती है, उसका जो बेस होता है वो स्टैटिस्टिक्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गवर्नमेंट ने स्टैटिस्टिकल डाटास के थ्रू ये फाइंड आउट किया कि हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग जो हैं वो गरीबी रेखा या पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, तो गवर्नमेंट को ज़्यादा काम किसके लिए करना पड़ेगा? गरीबों के लिए करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट ऐसे लोगों के लिए स्पेशल स्कीम्स बनाएगी। अगर लेकिन गवर्नमेंट को ये मालूम ही नहीं पड़ेगा कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले कितने लोग हैं, तो गवर्नमेंट ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं बना पाएगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के पास प्रॉपर डाटाज हों, और ये डाटाज तभी इकट्ठे हो पाते हैं जब हम उसमें स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग करती है वो स्टैटिस्टिकल डाटाज के थ्रू प्लानिंग करती है। आगे देखिए, इट इज़ यूज्ड इन इकोनॉमिक लॉज। हमारे बहुत सारे इकोनॉमिक्स के लॉज जो हैं वो प्रपाउंड हुए हैं स्टैटिस्टिकल डाटाज के आउटकम्स के बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कॉस्ट कर्व्स, रेवेन्यू कर्व्स, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये हमारे बहुत सारे लॉज हैं जो स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर प्रपाउंड किए गए हैं। यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक लॉज बनाए गए हैं उसमें हमने स्टैटिस्टिकल डाटास को लगातार इंटरप्रेट किया, और जब उनसे एक प्रॉपर आउटकम हर बार आया तो उसको हमने लॉ में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने एक कंपनी की सेल्स को हमने ये निकाला कि उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो अगर कम होती है तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, और जब वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा देता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। या हम इसको उल्टा बोल सकते हैं कि जब उसकी प्राइजेस कम हो गई तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हर बार हर कंपनी के साथ ऐसे ही होगा, जब भी वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो हर बार हमने अलग अलग कंपनीज के डाटाज इकट्ठे किए और हर बार सेम आउटकम आया। तो इस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड प्रपाउंड किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी इकोनॉमिक लॉज बनाए गए हैं वो स्टैटिस्टिकल डाटाज के बेसिस पर बनाए गए हैं। आगे देखिए, इट इज़ यूज्ड इन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। अब यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें ये देखना होता है कि कितनी कॉस्ट पर कितना माल बनाने पर और कितनी क्वांटिटी में माल बेचने पर उनको प्रॉफिट होगा। अब इन सब का एनालिसिस उनको पहले ही करना पड़ता है, उसके बेसिस पर ही उनका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो ये सारे एनालिसिस जो हैं वो स्टैटिस्टिकल डाटास के बेसिस पे किए जाते हैं। पास्ट ईयर्स के जो उनके डाटास थे उसका आउटकम देखकर उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर पाते हैं कि फ्यूचर में उनके प्रोडक्ट कितने बिकेंगे, और उसके बेसिस पे ही वो अपने प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद देखिए, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पर जो गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी? इट इज़ रिलेटेड टू मनी, यानी यहाँ पर मार्केट में या हमारी पूरी कंट्री में कितना करेंसी होना चाहिए और कितना उसका प्रॉपर प्रोपोर्शन होना चाहिए, ये सब बैलेंस किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हमेशा आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है,
और आरबीआई बहुत सारे स्टैटिस्टिकल डाटास को इकट्ठा करके ये डिसाइड करता है कि मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ाना है या कम करना है। तो ये डाटास के बेसिस पर ही पॉसिबल हो पाता है। वो अलग अलग बैंक से अब उनके कस्टमर्स के डाटास इकट्ठे करते हैं, उनके लोन्स कितने हैं, उनके सेविंग अकाउंट्स में कितना पैसा है, इन सब को एनालाइज करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि मार्केट में मनी का फ्लो कैसा रखना है। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसके बेसिस पर हम इन्फ्लेशन या महंगाई को कंट्रोल कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, उन सबको एनालाइज करने में स्टैटिस्टिकल डाटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आगे हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे डाटास इकट्ठा करके उसके बेसिस पे हम आउटकम्स निकालते हैं और उसको हम डिफरेंट डिसीजन मेकिंग में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के मेन फंक्शंस क्या हुए वो देखिए यहाँ पर। इट सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डाटा, यानी यहाँ पर जो हमने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डाटाज इकट्ठे किए, यानी जो हमने बहुत ही अलग अलग जगहों से जो डाटाज इकट्ठा किए, उनको हम पहले यहाँ पे सिस्टमैटिक मैनर में एक क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको टेबुलेशन फॉर्म में लेके आते हैं और उसके बाद उनको एनालाइज करके उससे हम आउटकम निकालते हैं। तो यहाँ पर डाटा जो कॉम्प्लेक्स डाटाज हैं, जिनको आसानी से समझा नहीं जा सकता, उसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था कि हम जनसंख्या के लिए बहुत सारे डाटाज इकट्ठा करते हैं, सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करते हैं अपनी कंट्री के जितने भी लोग हैं उनकी। तो इसमें मैंने आपको बताया बहुत सारे लोगों का हम क्या उनका ऑक्यूपेशन है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, उनके घर में कितने लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, कितने ओल्डर पर्सन्स हैं, उनका इनकम लेवल क्या है, वो कहाँ पे रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं या रूरल एरिया में रहते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। अब इस इन्फॉर्मेशन को अगर एक साथ हम कहीं रख दें तो वो यूज़फुल नहीं होगा, लेकिन जब हम इसको अलग अलग टेबल्स में, अलग अलग क्लासेस में इसको जब हम डिवाइड करते हैं इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, तो हम ये देख पाते हैं कि इन सारे डाटा से हम निकाल पाएंगे कि हमारी कंट्री में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने लिटरेट पर्सन हैं, कितने इलिटरेट पर्सन हैं, कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, लोगों का एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, उनका इनकम लेवल क्या है, हमारे देश में कितने चिल्ड्रंस हैं, कितने एडल्ट पर्सन हैं एंड कितने ओल्डर पर्सन्स हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं एक बार डाटा इकट्ठा करने के बाद। तो यहाँ पर हम उन कॉम्प्लेक्स डाटास को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और उसको अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद इट मेक्स डाटा कंपेरेबल। अब यहाँ पर हमने जब बहुत सारे डाटास को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया, तो अब हम उसका कंपैरिजन दूसरे डाटा से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस साल अगर हमने निकाला कि हमारे यहाँ इस साल एम्प्लॉयमेंट का क्या लेवल है और लास्ट ईयर क्या लेवल था एम्प्लॉयमेंट का, हम उन दोनों को आपस में आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। या फिर हम ये निकालें कि लास्ट 5 ईयर का हमारा प्रोडक्शन कितना था, तो हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है। इन सारी चीज़ों को हम आसानी से समझ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, इट इज़ हेल्पफुल इन पॉलिसी फॉर्मेशन। गवर्नमेंट जो है बहुत सारी पॉलिसीज़ जो है वो स्टैटिस्टिकल डाटास के बेसिस पे बनाती है। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट को स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ये समझ में आता है कि हमारे देश में इलिटरेसी ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट लिटरेसी बढ़ाने के लिए बहुत सारे शिक्षा अभियान चलाएगी, लोगों को लिटरेट करेगी, गांव-गांव में अभियान चलाएगी ताकि लोग लिटरेट हो सकें। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग पॉलिसी फॉर्मेशन कर पाती है इन डाटास के बेसिस पे। इसके अलावा देखिए, इट इंक्रीज द नॉलेज। जब हम डाटास को कैटेगराइज करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं और उससे अलग अलग आउटकम निकालते हैं, तो वो एक नॉलेजेबल चीज़ हो जाती है। जब रॉ फॉर्म में डाटास होते हैं तो उनको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब उनका हम प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो एक कॉमन मैन भी उसको बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने टेबल बना के ये बता दिया कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, उसमें से भी कितनी लिटरेट मेल फीमेल हैं और कितने इलिटरेट मेल फीमेल हैं, तो एक कॉमन पर्सन भी उसको बहुत आसानी से समझ सकता है। तो यहाँ पर जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है तो हम डाटास को बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं
और एक कॉमन पर्सन भी उसको बहुत आसानी से समझ सकता है। एंड देन इट इज़ हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। यहाँ पर जो डाटाज हैं, पास्ट ईयर के डाटाज और अभी के डाटाज को हम कंपेयर करके फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कंपनी में पिछले लास्ट 5 ईयर्स से वो धीरे धीरे प्रॉफिट अर्न कर रहा है नॉर्मल कंडीशन में, और अगर इस साल भी नॉर्मल कंडीशन है तो वो ये मान के चलेगा कि इस साल भी उसको प्रॉफिट ही होगा। तो बहुत सारे पास्ट डाटास के बेसिस पर हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो नियर बाय एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्टैटिस्टिक्स है उसके मेन फंक्शंस ये हो गए, और भी बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं। तो आगे के वीडियोस में मैं आपको इन सब का ये जो क्लासिफिकेशन होता है, ये टेबुलेशन होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, मीन मोड मीडियन, कॉरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब न्यूमेरिकल टर्म्स में किस तरीके से डाटाज निकाले जाते हैं ये मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके रखिए। ओके, थैंक यू।